आज का अपना टॉपिक है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो हम देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो चार हम राज्य की बात कर लेते हैं। एक हम बात करते हैं, जैसे मान लो राजस्थान, तो राजस्थान की हमने बात की। एक हम मान लो बात कर लेते हैं जैसे गुजरात, और भी जैसे दो चार राज्यों की हम बात करें। एक हम ले लें जैसे महाराष्ट्र, ठीक है। एक जैसे हम ले लें पंजाब। चलो हम चार राज्यों की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रवाद की भावना किस प्रकार से बड़ी होती है, किस प्रकार क्षेत्रवाद की विचारधारा बढ़ती है, हम बात करते हैं। अब देखो, हम राजस्थान क्षेत्र के निवासी हैं। अब क्या होगा कि अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, इन राज्यों की तुलना में अगर हम अपने निवास क्षेत्र वाला जो राज्य है, जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, उस क्षेत्र को, उस राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में क्या माने, या तो अलग माने, ठीक है, या विशिष्ट माने। तो ऐसा होने पर क्या होगा, जो विचारधारा पनपेगी उसी को क्या कहेंगे, क्षेत्रवाद। कहने का मतलब हमारा जुड़ाव जिस क्षेत्र से है उसे हम अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा महत्व देंगे, तो विचारधारा कौन सी पनपेगी, क्षेत्रवाद की विचारधारा। अब क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, तो देखो अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में, तो अन्य राज्यों की तुलना में अपने राज्य या फिर क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना, ज़्यादा महत्व देना। जैसे इसका एग्जाम्पल परिवार के सदस्यों को ले लो, कि हम परिवार के सदस्यों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे हमारा पड़ोसी या दूसरे परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें हम कम महत्व देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर किसी क्षेत्र की या किसी राज्य की बात करें जिसको हम ज़्यादा महत्व देंगे, तो विचारधारा कौन सी पनपेगी, क्षेत्रवाद की। तो ये तो हुआ अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रवाद के कौन कौन से कारण हैं। तो कुछ कारणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमें कारण दिखाई दे रहा है वो है प्रकृति प्रदत्त भिन्नता व असमानता, कि प्रकृति के माध्यम से भिन्नता व असमानता दिखाई देती है। सामान्य रूप से अगर हम देखें कि कुछ राज्यों की बात कर लें, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, झारखंड है, तो यहाँ पर प्रकृति प्रदत्त जो है समानता है, भिन्नता है, वो कैसे है। जैसे हम बात करें संसाधनों की, किसकी बात करते हैं हम, संसाधनों की। तो संसाधन किसे कहते हैं, कि मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को क्या बोलते हैं, हम संसाधन बोलते हैं। तो खनिज संसाधनों की बात करें, अब देखो संसाधन अधिकांशतः हमें कौन से क्षेत्र में दिखाई देंगे, कहाँ पर हमें संसाधन मिलेंगे। तो खनिज संसाधनों की बात करें तो जो पठारी क्षेत्र होगा, क्षेत्र कैसा होगा, पठारी क्षेत्र। तो पठारी जो क्षेत्र होगा, जहाँ पर पठार होगा, वहाँ पर खनिज संसाधन क्या मिलेंगे, अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, झारखंड, इन चार राज्यों की अगर तुलना करें तो गुजरात भी राजस्थान की तुलना में अच्छी स्थिति में है, यहाँ भी उद्योग धंधे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में भी उद्योग धंधे ज़्यादा हैं। झारखंड की बात करें, ये भी पठारी क्षेत्र में आता है, यहाँ भी संसाधन ज़्यादा हैं। जबकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर इन तीनों की तुलना में
अपनी कैसी स्थिति है, कमजोर स्थिति है। तो ये सब किसके कारण हुआ? तो ये सभी किसके कारण हो रहा है? प्रकृति के माध्यम से। कि प्रकृति ने, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में तो जो जैसे पठारी क्षेत्र हैं वहाँ पर संसाधन क्या होंगे? संसाधन वहाँ पर होंगे ज़्यादा, और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर संसाधन क्या होंगे? कम होंगे। तो इसके आधार पर भी भावना कौन सी पनपेगी? क्षेत्रवाद की भावना पनपेगी। तो क्षेत्रवाद की उत्तरदायी का एक कारण माना जाता है प्रकृति के माध्यम से अंतर किया जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लो, प्रकृति के माध्यम से जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, एक बच्चा गोरा पैदा हुआ, एक बच्चा काला पैदा हुआ, तो ये किसके माध्यम से हुआ? या प्रकृति के माध्यम से हुआ। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जैसे इन राज्यों की बात करें तो ये अन्य जो राज्य हैं ये राजस्थान की तुलना में श्रेष्ठ स्थिति में है, जिसका मूल कारण क्या है कि प्रकृति ने इन राज्यों में संसाधन ज़्यादा प्रदान किए हैं। प्रकृति के माध्यम से इन क्षेत्रों में ज़्यादा संसाधन है, जिसके कारण राजस्थान की स्थिति इनकी तुलना में क्या है? कमज़ोर है। तो यहाँ पर फिर क्षेत्रवाद की भावना पनपने का क्या रहेगा? खतरा रहेगा, डर रहेगा। तो एक कारण तो हो गया प्रकृति प्रदत्त भिन्नता व असमानता। दूसरा कारण हम लें प्रशासनिक भेदभाव को। प्रशासनिक भेदभाव, देखो जो भी शासन चलाया जाता है वो उच्च अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से चलाया जाता है। अब देखो आज हम पढ़ेंगे जैसे थोड़ा सा कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका, इस कार्यपालिका को किसके आधार पर? कार्यकाल के आधार पर। कार्यकाल, तो कार्यपालिका कार्यकाल के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ठीक है। एक तो होती है स्थायी और एक कैसी होती है? अस्थायी। स्थायी में कौन होता है? स्थायी में आते हैं नौकरशाह, और अस्थायी में कौन होता है? राजनीतिक। ये तो नौकरशाह बोल दिया, प्रशासनिक भी बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ पर कौन आ जाएगा? राजनीतिक। तो एक तो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है, दूसरी राजनीतिक कार्यपालिका होती है, ठीक है। स्थायी कैसे कहा मैंने इनको? स्थायी इसलिए कहा कि जैसे एक बार कोई उच्च अधिकारी लग गया तो 60-62, ठीक है, इस आयु तक वो अपने पद पर कार्य करता है। जबकि राजनीति की बात करें तो एक नेता जब चुनाव जीतता है और किसी पद पर आसीन होता है तो वो 5 साल अधिकतम उस पद पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो नेता का जो कार्यकाल हुआ वो तो कम हुआ, तो ये तो हुआ अस्थायी। और एक प्रशासनिक जो अधिकारी है उसका कार्यकाल क्या हुआ? स्थायी हुआ। जो उसकी निर्धारित उम्र है 60, 62, 65, वहाँ तक वो क्या करता है? कार्य करता है। अब होता है कि जितनी भी अपने यहाँ पर घोषणाएं की जाती हैं वो सभी घोषणाएं किसके माध्यम से की जाती हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के माध्यम से की जाती है। तो नेता वगैरह जो हैं वो घोषणा करते हैं और उन्हें कार्य रूप प्रदान करने का काम किसका होता है? प्रशासनिक अधिकारियों का। अब प्रशासनिक भेदभाव से क्या हुआ? प्रशासनिक भेदभाव से हुआ कि जैसे राजनेता या नेता ने घोषणा कर दी, लेकिन वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में उस योजना को लागू ही नहीं किया। अब जब योजना उस क्षेत्र में लागू ही नहीं हुई तो उसका लाभ भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भावना कैसी पनपेगी? फिर क्षेत्रवाद की भावना पनपेगी, ठीक है। जिस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से जल्दी से किसी योजना को लागू किया जाता है तो उसका लाभ वहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगा और वो क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अच्छी स्थिति में होगा। तो यहाँ पर भी प्रशासनिक भेदभाव के कारण जो योजनाएं हैं वो समय पर लागू नहीं हो पाती हैं और उसके कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। तो 2 हमने बिंदु पढ़े, प्रकृति प्रदत्त भिन्नता व समानता और दूसरा प्रशासनिक भेदभाव।
तीसरा बिंदु हम पढ़ते हैं केंद्रीय निवेश व विकास संबंधी भिन्नताएं। देखो, केंद्रीय निवेश कहने का मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो केंद्र सरकार की बात हो रही है। अब केंद्र सरकार क्या करती है, अपना पैसा लगाती है, और पैसा केंद्र सरकार जिस राज्य में लगाएगी तो जाहिर सी बात है उस राज्य का विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। विकास क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिस राज्य में केंद्र सरकार का पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा, वहाँ पर उसका विकास भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो अपोजिट स्थिति बनेगी जब केंद्र सरकार के माध्यम से किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में, ठीक है, ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा तो उस क्षेत्र, उस राज्य का विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसकी अपोजिट स्थिति होगी, केंद्र सरकार किसी राज्य में निवेश नहीं करेगी या कम निवेश करेगी तो उस राज्य का विकास भी क्या होगा, कम होगा। तो इसके कारण भी कौन सी भावना उत्पन्न होगी, क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। जिन राज्यों का विकास कम होगा, जिस क्षेत्र का विकास कम होगा, वहाँ के लोग उस क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेंगे, उस क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देंगे और क्षेत्रवाद की भावना पनपने का क्या रहेगा, खतरा रहेगा, डर रहेगा। तो अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो बिंदु आता है अपना सांस्कृतिक विविधता। सबसे पहले हम बात करें कि सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, किससे होता है। तो सांस्कृतिक का मतलब किससे होता है, संस्कृति से। और संस्कृति किसे कहते हैं कि जो हमारी भाषा है, बोलचाल है, कि बोलचाल, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान, वेशभूषा, ठीक है। तो इन सभी को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, अपनी संस्कृति बोलते हैं। और विविधता का मतलब होता है अंतर। तो विविधता का मतलब क्या हुआ, अंतर। ठीक है। अब ये क्षेत्रवाद को कैसे बढ़ावा देती है, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, रहना, ठीक है, वो अलग है। तो खान पान, वेशभूषा, आचार व्यवहार, बोलचाल, ये सब राजस्थान का अलग है। जबकि हम अगर किसकी बात करें, जैसे हम बात करते हैं J&K, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब कुछ क्या है, अलग है। ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है किसको बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, कि संस्कृति के आधार पर जो अंतर पाया जाता है और उसके आधार पर व्यक्ति विशेष में उस क्षेत्र के प्रति जुड़ाव रहता है, जो क्षेत्रवाद की भावना को क्या देता है, बढ़ावा देता है। फिर बात करें हम अगले बिंदु की, ऐतिहासिक व राजनीतिक कारण। ऐतिहासिक व राजनीतिक, देखो इतिहास से इसका संबंध रहा है, ठीक है, कि इतिहास की बात करें कि इतिहास में कोई ऐसा स्थान है या क्षेत्र है जैसे इतिहास में ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो उस क्षेत्र की जो स्थिति है वो अन्य क्षेत्र, अन्य स्थान की तुलना में क्या होगा, उसे ज़्यादा महत्व ही मिलेगा। तो पहले से किसी क्षेत्र विशेष को ज़्यादा महत्व मिल रहा है तो अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्र की तुलना में उसे वर्तमान में भी ज़्यादा महत्व मिलेगा। ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होगा, उस क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्र की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। राजनीतिक कारण की बात करें कि कई बार क्या होता है कि जो भी नेता हैं वो जिस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है, कोई भी नेता वो जिस क्षेत्र से चुन करके आता है वो उस क्षेत्र के विकास में ही क्या देता है, अपना योगदान देता है। जैसे राजस्थान से कोई व्यक्ति चुन करके जाता है तो वो राजस्थान के विकास में क्या देगा, अपना योगदान देगा। तो इसके कारण भी क्या हुआ, इसके कारण भी क्षेत्रवाद की भावना पनपने का
खतरा रहेगा। या फिर कई बार वोट बैंक की राजनीति के कारण भी नेतागण जो हैं वो उस क्षेत्र के विकास पर जोर देते हैं जिसका विकास पहले से ही क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और ऐसे राज्यों के विकास की ओर ध्यान नहीं देते जिसका विकास जरूरी है, अपेक्षित है। तो इसके कारण उस राज्य के लोगों में क्षेत्रवाद की भावना पनपने का क्या रहेगा, डर रहेगा, वहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना पनपने लगेगी। तो ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी इसके लिए क्या हैं, उत्तरदायी हैं। और अंतिम बिंदु की अगर हम बात करें तो बात करते हैं भाषाई विविधता से उत्पन्न क्षेत्रवाद कि भारत की हम बात करें तो भारत में देखो विभिन्न भाषा, जाति, संप्रदाय, तो भारत की बात कर लें तो भारत में विभिन्न जाति, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो अगर बात करें भाषा की तो जैसे हम बात करते हैं गुजरात में कौन सी भाषा है, तो गुजरात में गुजराती भाषा है। राजस्थान में कौन सी भाषा है, तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा है। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा है, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो उसी भाषा से जुड़े हुए होते हैं और वो उसी भाषा को क्या देते हैं, महत्व देते हैं। जैसे राजस्थान का व्यक्ति राजस्थानी बोलने वाले जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा महत्व देगा, किसकी तुलना में, गुजराती भाषा और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना में। तो इसके कारण क्या होता है, क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। हम जिस क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं उसी क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देते हैं और ये विचारधारा क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। आज हमने पढ़ा कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं और क्षेत्रवाद के उत्तरदायी कारण कौन कौन से